हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 करवाने जा रही हूं, जिसमें मेरे आज के टॉपिक है नेता के गुण और उसकी भूमिका और साहसिक खेलों का अर्थ और उद्देश्य। उम्मीद करती हूं कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी कि शारीरिक क्रियाएं किसे कहते हैं। शारीरिक क्रियाएं या क्रियाकलाप का मतलब होता है दौड़ना, कूदना, चलना, साइकिल चलाना, जॉगिंग करना या खेलों में भाग लेना। जो भी जिसमें शरीर के हमें मांसपेशियों के ताकत लगा के करते हैं, वो सभी क्या कहलाती है? शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं या शारीरिक क्रियाएं एक शरीर की हलचल पैदा करती हैं, जो हमारी मांसपेशियों द्वारा कार्य करती है और आराम करने की स्थिति में अधिक ऊर्जा की मांग करती है। जैसे हम कोई काम करते, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? हम थोड़ा ऊर्जा लगती है और उसके बाद क्या होता है? हमें आराम करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की क्रियाएं कहलाती है शारीरिक क्रियाएं, अर्थात जिसमें शरीर हमारा भाग लेता है उसे शारीरिक क्रियाएं कहलाते हैं। शारीरिक क्रियाओं का जैसे बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं, गोल्फ चलाना, साइकिल चलाना, चलना, दौड़ना, नाचना, तैरना, योगा करना, बागवानी करना, एरोबिक, जॉगिंग, टेनिस खेलना, ये सब चीज़ें शारीरिक क्रिया कहलाती हैं। अतः स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मंत्रालय 2008 के अनुसार शारीरिक क्रिया मुख्यतः एक हलचल है जो स्वास्थ्य को बढ़ाती है। अर्थात हम जो भी शारीरिक क्रियाएं करते हैं उसमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर में खून का फंक्शन अच्छी तरह से हो जाता है और हम इन शारीरिक क्रियाओं को करने के फलस्वरूप स्वस्थ रहते हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी नेतृत्व। नेतृत्व किसे कहते हैं? नेतृत्व यानी लीडरशिप किसे कहते हैं? मॉन्टगोमेरी के अनुसार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करने की इच्छा और योग्यता को ही नेतृत्व कहते हैं। हमारा कोई उद्देश्य अच्छा है और उसके लिए हम लोगों को इकट्ठा करते हैं और तथा अपनी योग्यता का नेतृत्व करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नेतृत्व अर्थात लीडरशिप कहलाती है। एक नेता की क्या भूमिका होनी चाहिए, अर्थात रोल ऑफ ए लीडर क्या होना चाहिए? एक नेता वही है जो हमेशा ऐसे सुझाव देता है, ऐसा मार्ग दिखाता है कि लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है, उसे एक नेता कहते हैं। वह लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्तियों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक व्यवसाय में भी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। शारीरिक शिक्षा के रूप में भी नेतृत्व की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर एक अच्छा नेतृत्व है तो सभी शारीरिक शिक्षा के प्रति क्या होंगे? मोटिवेट होंगे और उस काम को करने के लिए प्रेरित होंगे और शारीरिक क्रियाओं में भाग लेंगे। तो एक अच्छे नेता की भूमिका ये होती है कि वह लोगों के सामने एक ऐसा रोल मॉडल बने ताकि लोगों की जिज्ञासा शारीरिक शिक्षा की तरफ बढ़े। तो ये थी एक नेता की भूमिका। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको एक अच्छे नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए। नंबर एक आकर्षक रूप होना चाहिए। नेतृत्व वाले व्यक्ति का रूप बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इससे व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। अगर वह आकर्षक रूप है तो वह बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेगा। नंबर दो, बुद्धिमान होना चाहिए। एक शारीरिक शिक्षा के नेता में बुद्धिमान होना चाहिए। वास्तव में बुद्धिमानी व्यक्ति ही अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। नंबर तीन, रचनात्मकता होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेता को सृजनात्मक होना चाहिए। कई तकनीकों और कई विचार से प्रतिमान पैदा कर सकता है और लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। नंबर चार, कर्मठ। शारीरिक शिक्षा के नेता को कर्मठ होना चाहिए। वास्तव में व्यवसाय की मौलिकता की आवश्यकता। अगर वो अपने व्यवसाय के प्रति कर्मठ नहीं होगा, अपनी शिक्षा के प्रति कर्मठ नहीं होगा, तो वह लोगों को प्रेरित नहीं कर सकता। नंबर पाँच, मैत्री व स्नेह। मैत्री व स्नेह भी इस व्यवसाय में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है। इन गुणों का विकास शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा है। वह अपने जितने भी उन लोग हैं उनके साथ मिलाकर मैत्री और स्नेह का वातावरण रखेगा, तभी लोग शारीरिक शिक्षा की तरफ प्रेरित होंगे। नंबर छः, अच्छा स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत नेता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर वो बीमार होगा तो लोगों के लिए क्या रोल मॉडल हो सकता? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए उसको अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, तभी वो लोगों के सामने एक रोल मॉडल बन सकता है। नंबर सात, शिक्षण में कुशल। इस क्षेत्र में नेता को विभिन्न शिक्षण कौशलों का विस्तृत और गहरा ज्ञान होना चाहिए। अगर इस विषय में उसे नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों का पूरा तरह से ज्ञान होगा तो वह अपने विद्यार्थियों को इस बारे में अच्छी तरह से शिक्षा दे सकता है। नंबर आठ, सहानुभूति का स्वभाव। इस प्रकार का स्वभाव दूसरों का मन जीतने के लिए और का समर्थन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए एक नेता को
जो शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देता है उसको उसका स्वभाव सिंपैथाइज एटीट्यूड वाला होना चाहिए। इसके बाद है कि उसका नैतिक स्तर भी अच्छा होना चाहिए। नंबर 9 है नैतिक स्तर। नेता को दूसरों के सामने व्यवहार में नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, उसे सच्चाई ईमानदारी का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10 दृढ़ता। किसी कार्यक्रम को चलाने हेतु समर्थकों को अपने विचारों को सहमत कराने के लिए भी आवश्यकता होनी चाहिए। नंबर 11 उच्च मानक क्षमता। शारीरिक शिक्षा के नेता में उच्च मानक पुष्टि होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उसे शारीरिक पुष्टि के सभी अंगों जैसे शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक व तालमेल आदि योग्यताओं का संकुचित विकास होना चाहिए। अगर उसमें नहीं होगा तो वह दूसरों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर सकता। नंबर 12 दूसरों के लिए आदर। एक अच्छे नेता में दूसरों के प्रति आदर का भाव भी होना चाहिए। अगर वह दूसरों का आदर करता है तभी उसके विद्यार्थियों में भी ये गुण आ सकता है। नंबर 13 सामाजिक। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत नेता को सामाजिक होना चाहिए। उसे सामाजिक गुण भाईचारा, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, सहायता, धैर्यता व ईमानदारी आदि का तालमेल होना चाहिए। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही वो दूसरों के सामने एक उदाहरण पेश हो सकता है। अगर उसके अंदर ये सामाजिकता का गुण नहीं होगा तो वो अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर सकता। ऐसा होगा उसके लिए सामाजिक कि जैसे पेट्रोल के बिना एक इंजन, अगर जैसे इंजन होता है और उसमें पेट्रोल ना हो तो वो बेकार होता है। उसी प्रकार एक अच्छे शारीरिक शिक्षा के नेता को सामाजिकता का गुण होना चाहिए। नंबर 14 तर्कशीलता और निर्णय करने वाला। उसमें एक तर्कशीलता और निर्णय लेने वाली क्षमता होनी चाहिए। उसे उचित समय पर अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि न्याय करने में उसे कभी भी अन्याय ना हो। नंबर 16 नैतिकता और वफादारी। नैतिकता और वफादारी भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में होना एक बहुत ज़्यादा अच्छा गुण है। अगर उसके अंदर ये गुण होगा तो वह अपने अनुयायियों के प्रति वफादार होगा और विभिन्न स्थितियों में नैतिकता को उसे भूलना भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि साहसिक खेल का क्या अर्थ है। साहसिक जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि जिस खेल में अत्यधिक रोमांच, जोश, मनोरंजन और जोखिम के साथ स्वयं के विरुद्ध अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़े, बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत हो, उसे साहसिक खेल कहते हैं। इसका क्या लक्ष्य होता है साहसिक खेलों का? साहसिक खेलों का मुख्य लक्ष्य होता है सावधानी पूर्वक सुनियोजित उत्साहवर्धक वातावरण प्रदान करना, जिससे प्रत्येक व्यक्ति में साहस की जो क्षमता है पैदा हो, स्वतंत्रता हो, सृजनात्मकता हो और ये सब चीज़ों का विकास हो। उसके लिए साहसिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है इसका रोमांच, उत्तेजना और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेना, प्राकृतिक वातावरण से जुड़ाव, क्योंकि साहसिक खेल ज़्यादातर जो होते हैं प्राकृतिक वातावरण से हमें जोड़ते हैं। फिर है मूल्यांकन की, हमें दिखाई दे कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी काम को करने से, और डर से उभरना और आत्मविश्वास पैदा करना, निर्णय लेने की क्षमता का हमारे अंदर विकास होना, हमारे अंदर जितनी भी ऊर्जा उसका अधिक उपयोग करना, तनाव मुक्त होना। हमें कई बार क्या होता है जैसे हम रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो हमारे मन से जो तनाव होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमारे लिए क्या होता है ज्ञानवर्धक होता है। हम नई नई जगह जाते हैं, नए नए वो काम करते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है इससे, साहसिक खेलों के से करने से, और सामाजिक संबंधों तथा सामूहिक कार्य का विकास होता है। एकाग्रता विकसित होती है क्योंकि जो साहसिक खेलों में एकाग्रता का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। तो साहसिक जो हम खेल खेलेंगे तो उससे हमारी एकाग्रता अपने आप ही विकसित होगी। फिर है संज्ञात्मक है, संरचनात्मक मोटर कौशल का विकास होता है और नैतिक मूल्यों का भी हमारे अंदर विकास होता है। तो ये था हमारे साहसिक क्रियाओं को करने, खेलों को करने के लक्ष्य और उद्देश्य। अब मैं आपको बताऊंगी कि साहसिक खेलों के प्रकार बताऊंगी। साहसिक खेलों के प्रकार इस प्रकार, जैसे पर्वतारोहण, पानी के खेल, हवाई के खेल और संघर्ष के खेल होते हैं। देखो जैसे पर्वतारोहण में क्या कहता है, कैंपिंग होता है, क्लाइंबिंग होता है, ट्रैकिंग होता है, पर्वतारोहण और बाइकिंग होता है। और जैसे ये वाले होते हैं सफरिंग में होता है डोंगी से चलना, क्लिप ड्राइविंग, पाँव से साइकिलिंग होती है, विंड सर्फिंग होता है, स्कूबा डाइविंग होती है, नौकायान होती है, जल पोलो, रिवर राफ्टिंग होती है, और ये पैराग्लाइडिंग होता है, गर्म हवा का गुब्बारा होता है, जिप क्लाइंबिंग होती है, बंगी जंपिंग होता है, बेस जंपिंग होता है, स्काई ड्राइविंग होता है, हैंग ग्लाइडिंग होता है, स्काई सर्फिंग होता है। और जैसे बर्फ़ पर चलना, बर्फ़ पर बोटिंग, स्नो बोर्डिंग, स्कीइंग होता है, स्नो मोबलिंग होती है, हेली स्कीइंग होता है, स्केटिंग होता है, बबल स्केटिंग होता है, और एक होता है जंगलों में सफारी करना भी। ये भी एक साहसिक खेलों में आता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जंगल के वातावरण से हम मिलते हैं, जंगल के जानवरों से, तरह तरह के जानवर
जानवर देखने को मिलते हैं और उसका एक अपना आनंद ही मज़ा होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले साइज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें प्रतिभागियों को प्रकृति अथवा कृत्रिम चट्टानों पर चढ़ते हुए शिखर तक पहुंचते हुए पहले वो उस ऊपर तक चढ़ता है, फिर दोबारा नीचे तक बेस कैंप तक आता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रियाकलाप है। इसमें प्रतिभागी को मानसिक नियंत्रण, फुर्ती, लचीलापन, सहनशीलता, संतुलन और लय जैसे कौशलों की ज़रूरत होती है। इस खेल की कठिनाई का स्तर चट्टान के झुकाव पर निर्भर करता है कि चट्टान किस तरह सीधी है या मुड़ी हुई है, ये किस तरह के, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। इसको कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग। अब हमारा दूसरा है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैकिंग एक साहसिक खेल है। ट्रैकिंग करना कोई आसान काम नहीं, वास्तव में इसके अत्यधिक साहस, आत्मविश्वास, मजबूत शरीर गठन की आवश्यकता होती है। ट्रैक एक लंबी पैदल यात्रा हो जो विशेषकर पर्वतों में की जाती है और ट्रैकिंग का आनंद उठाने के लिए और इसी खेल के उद्देश्य पहाड़ी पर लंबी तथा दुर्गम यात्रा करनी पड़ती है। ट्रैकिंग भी साहसिक खेलों का एक अभियान का अंग है। ट्रैकिंग की अवधि कम से कम 1 दिन से लेकर 1 महीने से अधिक भी हो सकती है। यह किसी विशिष्ट क्षेत्र या हमारी किसी व्यक्तिगत रुचि, जैसे कि हमें कोई क्षेत्र पसंद है पहाड़ी, वहाँ पे कर सकते हैं। ये जो ट्रैकिंग है प्रतियोगियों की शारीरिक पुष्टि पर निर्भर करती है। ट्रैकिंग यात्राओं का आयोजन पर्याप्त योजना बनाकर समूह में करना बेहतर होता है। अकेले करना बहुत ज़्यादा टफ होता है ये ज़्यादा। ट्रैकिंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक साहसिक क्रियाकलाप है। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। ये हृदय वाहिका प्रणाली को सुधारती है तथा हमारे स्वास्थ्य में भी सुधार लाती है, क्योंकि अगर ट्रैकिंग करेंगे तो हम एक नए क्षेत्र में जाते हैं तो उससे अपने आप ही मन बदल जाता है, तनाव से मुक्ति मिल जाती है और स्वास्थ्य में ऑटोमेटिकली सुधार आ जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग भी एक साहसिक खेलों का क्रियाकलाप है। ये वास्तव में रोमांचक खेल क्रियाकलाप है। बहते हुए पानी में उछलते और चक्कर काटते हुए राफ्टिंग करना वास्तव में बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप है, क्योंकि पानी जो बहती हुई नदी किस वक्त क्या रुख ले कोई भी नहीं पता चलता। श्वेत जल राफ्टिंग इसका लोकप्रिय नाम है। 1970 के दशक में के मध्य में यह साहसिक खेल काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। ये अत्यधिक चुनौतीपूर्ण खेल है। इसमें नदियों के रास्ते यात्रा करते हुए राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। विश्व में बहुत सारी राफ्टिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ये बहते हुए बेकाबू पानी में नौका करना एक बहुत ज़्यादा रोमांच का काम है और एक खतरनाक काम भी है, क्योंकि जो व्यक्ति में रोमांच से खेलने की क्षमता हो वही इस काम को कर सकता है। और जैसे डर का, इससे एक तो एक भय की, जो हमारे अंदर भय होता है कि पानी में, कई लोगों को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इस प्रकार के रिवर राफ्टिंग करने से उनके भय से अचानक अपने आप ही दूर भाग जाता है। तो ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहसिक क्रियाकलाप है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप अपने विचार के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।